नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हम पढ़ रहे थे हिंदी और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। हिंदी की राजस्थान शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी है ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही उपयोगी बुक है। इसके अंदर से हमने पहला अध्याय कल पढ़ा था, आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, वर्ण विचार। तो इस टॉपिक को आज शुरुआत करते हैं। मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये ऐसी बुकों से, ऑथेंटिक बुकों से ही आप पढ़ा करें। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुकों से आते हैं, तो ये बुक आप ज़रूर खरीदो और इसको पढ़ लें। तो आज अपना टॉपिक है, अध्याय 2 है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले अपन इनकी परिभाषाएं और जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपन कल भाषा और व्याकरण के बारे में चर्चा की थी, आज पढ़ते हैं वर्ण। पहला ही शब्द है वर्ण। वर्ण पढ़ेंगे और वर्ण के बाद में शब्द, वाक्य, इनकी परिभाषा जानेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, ये जानने के लिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो कोई भी भाषा है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत, अपन हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और ये वर्ण हिंदी भाषा के अंदर कुल 44 होते हैं। और सबसे छोटी इकाई मतलब जैसे कोई जैसे ये क है, ये अ है, ये वर्ण है, ये एक वर्ण है। जैसे ख है, इस प्रकार से ये हिंदी के अंदर 44 वर्ण होते हैं और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों के 2 भाग है। जैसे ये वर्ण, इनको अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। पूरे वर्ण कितने होते हैं? 44। और उनमें से स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो कुल मिलाकर स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर वर्ण कहलाते हैं और दोनों ये 44 होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 वर्ण होते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी, इसको विस्तार से थोड़े से पढ़े कि उससे पहले आज अपन स्वर को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये है, जैसे ये क है और दूसरा वर्ण के बाद वर्ण से थोड़ी सी बड़ी इकाई शब्द। अब शब्द की परिभाषा कहें तो 2 वर्णों या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी 2 वर्ण है, उनका सार्थक मेल सार्थक होना चाहिए। वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे नीला, ये नीला है। ये नीला वर्णों दो वर्णों के सहायता से मिलकर बना है। जैसे इसमें 2 के ज़्यादा ही वर्ण हो सकते हैं। जैसे न, एक वर्ण ये हो गया, एक ये ई, बड़ी ई, और दूसरा प्लस ल और आ। इस प्रकार से ये 1 2 3 4, ये 4 वर्णों से मिलकर बना है नीला। तो ये शब्द है, ये शब्द है और ये वर्ण है। इनमें से ये वर्ण है और ये वर्णों से मेल, इन सबको मिलाया तो एक शब्द बन गया। इसकी सार्थक मतलब नीला एक रंग का नाम है और इस प्रकार से ये सार्थक ध्वनि है। इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए ये एक शब्द है। अब कोई ऐसे ही शब्द मिला देते हैं
जैसे लिख दिया पला। अब ऐसा शब्द आपने कभी सुना नहीं तो ये सार्थक नहीं, ये निरर्थक है, इसलिए इसे शब्द नहीं बनता। यदि इसका कोई अर्थ निकलता है तब तो ये एक प्रकार से शब्द बन सकता है। यदि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये सार्थक नहीं है, तो यह शब्द नहीं गिना जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अंदर कोई ना कोई इसका अर्थ होना चाहिए, वही शब्द कहलाता है। और वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद में एक पद होता है, और पद से बड़ा वाक्य होता है। पद से पहले हम वाक्य को समझेंगे। वाक्य क्या होता है? देखो दोस्तों, वाक्य क्या होता है, जैसे जिस प्रकार से वर्णों के मेल से शब्द बनाता और शब्दों के मेल से वाक्य बनता। कैसे? जैसे कोई भी शब्द मिलकर उसकी सार्थक कोई अर्थ निकले तो वो एक वाक्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है। अब इसमें ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, और ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। तो इन शब्दों से मिलकर क्या बना? वाक्य। इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ये सार्थक है कि राम बाजार जा रहा है, कि राम क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है। तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, ये सार्थक शब्द है। और ये सार्थक शब्दों के साथ में वर्णों एक कर्म भी नियोजन होना चाहिए। व्याकरण के नियमों की दृष्टि से एकदम शुद्ध होना चाहिए शब्दों का कर्म वाइज, तो ये एक वाक्य कहलाएगा। तो शब्दों के सार्थक मेल से व्याकरणिक नियमों की शुद्ध रूप से नियमों की पालना करते हुए जो शब्द लिखे जाते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अब ये पद क्या होता है? जैसे कोई भी शब्द है, जैसे राम है। अब राम में इसी सिंगल लिख दूँ तो ये राम है। ये राम एक क्या है? वर्ण है, शब्द है, या पद है, ये वाक्य है। तो आप कहेंगे कि ये क्या है? शब्द है। अब यही राम इसके अंदर प्रयोग हुआ है। यही जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वो पद बन जाता है। तो ये राम सिंगल यहाँ पे है, तब तक तो ये शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग वाक्य के अंदर हुआ है तो ये क्या बन गया? पद बन गया। इसी प्रकार ये बाजार है। बाजार यदि यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बाजार लिखता हूँ, तब तो ये बाजार क्या? एक शब्द है, लेकिन बाजार का प्रयोग वाक्य के अंदर किया है तब ये क्या बन गया? पद बन गया। तो वर्णों के मेल से शब्द बना, शब्दों के मेल से वाक्य बना, और वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग हुआ उसको अपन पद कह सकते हैं। तो ये चारों ही बातें आपको समझ में आ गई। और इसके बाद भाषा बनती है। जब वाक्यों के मेल से भाषा बन जाती है, किसी की रचना कर सकते हैं, कहानी की, कविता की, और गद्यांश की, पद्यांश की रचना करते हैं तो एक भाषा का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से भाषा का निर्माण होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो ये वर्ण है। ये सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो इस प्रकार से आपको वर्ण समझ में आया होगा। देखो, भाषा, वर्ण से शब्द बना, पद और वाक्य से भाषा बनी, और भाषा की सबसे छोटी इकाई इस प्रकार से क्या है? वर्ण है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको कल बताया था कि भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जैसे एक तो मौखिक भाषा, मौखिक और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक तो अपन वर्ण तो लिखते हैं, लेकिन मौखिक भाषा तो बोली जाती है, सिर्फ वो लिखी नहीं जाती है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब आपको ध्वनि बताना है। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है कि मतलब आपको कोई पूछे कि मौखिक भाषा लिख करके ये पूछे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब आप ध्वनि बताएंगे। लेकिन ऐसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब आपको वर्ण बताना है। और ऐसे भी पूछ ले कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब भी आपको वर्ण बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये वर्ण है। और एक भाषा का एक प्रकार, अन्य प्रकार भी लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा, जिसमें हाव भाव के आधार पर किसी विचार व्यक्त किए जाते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। अपन को मूल रूप से दो भाषाएं का ध्यान रखना है, मौखिक और लिखित। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अपन आगे बढ़ते हैं। भाषा, आपको पता लगा है, भाषा दो व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के बीच में विचार विनिमय करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। अपने विचार दूसरों को बताने का माध्यम है भाषा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब आपको वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। अब ये जानने के बाद में
कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब देखो वर्ण कितने होते हैं हिंदी में, 44। वही पहले वाला टॉपिक जो अपना मेन टॉपिक है, वही वर्ण 44 होते हैं। और हिंदी के अंदर जैसे रीट का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, उसके अंदर हर किसी एग्ज़ाम के अंदर 4-5 क्वेश्चन वर्ण के आते हैं। बहुत ही उपयोगी टॉपिक है आपके लिए और बाकी स्कूल के लिए भी और बेसिक ज्ञान के लिए भी वर्ण बहुत ज़रूरी है। तो वर्ण क्या कितने होते हैं, 44। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वर्णों के भाग, प्रकार, कुछ भी कह सकते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के कौन से होते हैं, एक तो है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हिंदी भाषा के अंदर वर्ण 44 होते हैं और उनके 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11, हिंदी में स्वर होते हैं 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितनी बार भी पूछा गया है। और व्यंजन होते हैं 33 और 11 44। तो इस प्रकार से आज अपन स्वरों का ही अध्ययन करेंगे विस्तार से, कल व्यंजन पढ़ेंगे। तो स्वर अपना नया टॉपिक है स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं ये सारी अपन जानकारी लेते हैं। तो इसके आज की अपना मेन टॉपिक है स्वर। स्वर कितने होते हैं आपको बता दिया, 11। अब इसकी परिभाषा क्या है, स्वर कहते किसे, स्वर आप किसे कहेंगे, वर्ण तो किसे कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। इसकी परिभाषा आपको ध्यान में आ गई। अब स्वर किसे कहेंगे, वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं या उनका उच्चारण किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ। अब अ क्या है, एक स्वर है। एक स्वर है। इसको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी जाती। और इसकी व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन की परिभाषा कल लिखवाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ण दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। आज स्वर के बारे में देखते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी दूसरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वर ये आपने लिख दिया होगा। ये इसकी परिभाषा लिख दी स्वर की। स्वर होते कितने, 11। किसे कहेंगे, जो किसी दूसरे वर्ण की बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको ये देखना होगा। पहले आपको ये देख लेते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। 11 लिख तो दिए, लेकिन होते कौन कौन से ये पहले देख लेते हैं। जैसे आपने शुरू से ही पढ़े होंगे, जैसे मतलब LKG, UKG और पहली क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे आ, आप कहेंगे कि ये तो हमने पहले ही पढ़ रखे, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए आप बहुत ज़रूरी है वापस पढ़ने पड़ेंगे। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपने पहले पढ़ रखे हैं। कितने होते हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 होते हैं स्वर। अच्छे से देख लेना, ये 11 स्वर होते हैं। इनकी अब स्वर, ये तो स्वर हो गए। अब स्वरों की मात्राएं। अब मात्राएं कौन सी होती है, जैसे मात्राएं, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अपन 0 से लेकर एकदम ऊपर तक पढ़ने वाले, इसलिए सारी जानकारी आपको, क्योंकि ये मतलब दूसरे बच्चों के लिए भी काम आ सकती है। तो ये 11 स्वर है।
अब एक ये री के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी मात्रा लिख देते हैं। अ की वैसे कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ऐसे लगती है किसी के पीछे, और ई की ऐसे मात्रा लगती है ऊपर, और बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है, ऊ नीचे मात्रा लगती है बड़े ऊ की ऐसे। अब री की मात्रा ऐसे लगती है। ए ऊपर मात्रा एक होती है, आई दो मात्रा होती है, और ओ की मात्रा एक डंडी और एक ऊपर ऐसे मात्रा, और आउ की मात्रा ऐसे। तो इस प्रकार से ये सबकी मात्राएं होती है। आ की मात्रा नहीं होती, आ की ऐसी मात्रा, ई की ये, ऊ की, री की, ए की, आई की, ओ की और आउ की, ये मात्राएं होगी। स्वर 11 ये पूरे। और इसके बाद में रीप का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। हिंदी के अंदर जैसे री शब्द ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत में स्वर भी 13 होते हैं, री और लिरी अलग होते हैं। लेकिन अब री की बात करते हैं। री देखो, ये री, अब एक ये री और एक ये री, इसमें उच्चारण दोनों का सेम हो रहा है, ये भी री है और ये भी री है। अब हिंदी के अंदर मतलब इसका इतना महत्व नहीं रह गया, क्योंकि कुछ शब्दों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी इससे भी काम चल सकता है। तो कुछ शब्द है, जैसे री लिखने की ऋतु से ऋतु है, जैसे ऋषि है और ऋण है, इस प्रकार से कुछ इत्यादि शब्द हैं, उनके लिए ही री का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब री का प्रयोग इसके किए जाते हैं, लेकिन इसको अभी तक हटाया हुआ नहीं है, हिंदी के अंदर ही है। इसको 11 स्वरों के अंदर शामिल है। कोई कहता है कि स्वर 10 ही है, लेकिन हिंदी के अंदर जो बुक मैंने आपको बताई थी उसके अंदर 11 ही स्वर है और इसको शामिल किया हुआ है। अब आपको आज तक तो आपको पढ़ना है, आगे यदि हटा देते हैं अलग बात है, क्योंकि जब तक ये शब्द रहेंगे तब तक इन शब्दों को आप इनसे नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए इन शब्दों के कारण इस री की बहुत आवश्यकता है, और ये संस्कृत की री हिंदी में भी प्रयोग होती है। तो इस प्रकार से आपने 11 स्वरों के बारे में जाना। अब आगे अपन स्वरों के अब स्वरों की मात्राएं जान ली, अब स्वरों के प्रकार जानेंगे। स्वरों के प्रकार या भेद, कुछ भी लिख सकते हैं। भेद प्रकार एक ही बात होता है। स्वरों के भेद, अब जिस प्रकार से वर्ण 2 प्रकार के होते थे और स्वर भी 2 प्रकार के हैं, उसी प्रकार से जैसे मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी के अंदर स्वर कितने प्रकार होते हैं? हिंदी के स्वर, एक तो स्वर आपने पूरे पढ़ ली पहले 11। अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 होते हैं भेद। एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। और स्वर भी 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है। तो इनका नाम एक और है, इसका मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल रूप में यही स्वर है, इनसे ही इनकी रचना हुई है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से और कितने हैं, तो ये 4 है। ये कितने हैं? 4। हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो आपको लिखना है 4। आपको आंसर कितना देना है? 4। अब कौन कौन से? एक तो ये अ है, एक ये ई है, और एक ये ऊ है, मतलब छोटे छोटे, और एक ये री है। तो ये कितने हो गए? 4। ह्रस्व स्वर 4 हो गए, अ, ई, ऊ और री। अब दीर्घ स्वर, इनका एक और नाम है, इनका नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, और ये संख्या में 7 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्वर पूरे तो कितने होते हैं? 11, और इसमें से ह्रस्व स्वर या मूल स्वर 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो इनके पीछे रह गए, वो आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आओ।
1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। अब इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं। ये क्यों संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं। दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। इनकी परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसको उच्चारण करने में अपेक्षाकृत कम समय लगे तो उनको आप ह्रस्व स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से दुगुना समय लगे, डबल समय लगे, उनको आप दीर्घ स्वर कहेंगे। ये इनकी दोनों की परिभाषा है और ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब स्वरों की थोड़ी सी बात और रह गई है, ये आपको समझ में आ गई होगी, आप लिख देना। एक स्वर और पीछे रह गया है, एक दो स्वर, उनको आप स्वर भी नहीं कह सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अ के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, तो एक तो आपने ये कहीं लिखा हुआ देखा होगा, एक आपने ऐसा कहीं लिखा हुआ देखा होगा, है ना, एक आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। ये तीन शब्द आपने ज़रूर देखे होंगे और आपके मन में डाउट भी होगा। तो ये जो पहला शब्द लिखा है इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जैसे ऊपर एक बिंदी होती है, जैसे आपने अंश लिखा, इस प्रकार के शब्द आप लिख सकते हैं अंश। तो आप ये न तो स्वर है न ही व्यंजन, ही अनुस्वार है, इसका नाम अनुस्वार है। ये अंश है, हंस है, इस प्रकार से शब्द लिखने के लिए ये कंचन है, कंच है, कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। और एक ये है, ऊपर चंद्र बिंदु टाइप ऐसा बंधा हुआ होता है, तो इसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। नासिक का मतलब नाक होता है और अनुनासिक मतलब नाक से उच्चारण किया जाता है, इसलिए अनुनासिक कहते हैं इसको। एक और शब्द है चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु भी इसको कह सकते हैं अपन। अब इसका जैसे अपन लिखते हैं चांद, ऊपर बिंदी करके लिखते हैं ना चांद, है ना, इस प्रकार से शब्द इसमें आते हैं। ये अनुस्वार, अनुनासिक। एक और ये बच गए हैं पीछे, जैसे अ के पीछे ऐसे होता है, ये हर किसी शब्द के पीछे होता है, इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये बहुत ही उपयोगी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बिनती करके आएगा कि इसको क्या कहेंगे, तो आपको लिखना है ये स्वर है, व्यंजन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा बिंदी दे के आएगा कि निम्न में से क्या है, नीचे आएगा ऑप्शन में स्वर, व्यंजन या अनुस्वार या विसर्ग, तब आपको विसर्ग की तरफ राइट करना है। तो ये विसर्ग है। जैसे कोई शब्द जैसे दुख लिखते हैं तो ये ऐसे, तो ये विसर्ग है। इसको ह की तरह उच्चारण किया जाता, दुख, तो ये ह की तरह उच्चारण होता है। तो ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये प हो गया, विसर्ग हो गया, लेकिन ये विसर्ग है, ध्यान रखना। एक शब्द और है, कौन सा? जैसे आपने कभी लिखा होगा डॉक्टर, एक वर्ण ये है, डॉक्टर लिखा होगा आपने, कॉलेज लिखा होगा, है ना। अब ये क्या है ना, तो इसके अंदर बिंदी है। अब जैसे यहाँ पे लिखना चाहे तो ये ऐसे, ये तो अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, ये विसर्ग है और ये अंग्रेजी का स्वर है। ये अंग्रेजी का एक वर्ण है जो हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, अंग्रेजी के शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसको लिखना है अंग्रेजी वर्ण है ये, इसको अंग्रेजी वर्ण कहते हैं अपन, जिसको हिंदी में आजकल बहुत जगह हिंदी में प्रयोग होने लगा, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग ये, इसकी उच्चारण ओ की तरह बोला, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, जैसे ये इस प्रकार से लगा होता है। ये अंग्रेजी वर्ण है, इसका उच्चारण आजकल हिंदी में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की क्लास? कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।